अप्रैल 2026 एक ऐसी जियोपॉलिटिकल क्राइसिस जिसने सच में पूरी दुनिया की सांसें रोक दी थीं। आज के इस एनालिसिस में हम उन लगातार घटने वाले इवेंट्स को ब्रेक डाउन करेंगे जिन्होंने इंसानियत को एक ऐसी तबाही के मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जो पहले कभी नहीं देखी गई। ये एक ऐसा वक्त था जब घड़ी की हर टिक के साथ वक्त खत्म हो रहा था और सब कुछ, जी हाँ, बिल्कुल सब कुछ दांव पर लगा था। सिर्फ 90 मिनट, एक बेहद टेंस डिप्लोमैटिक स्टैंड ऑफ और एक पूरी सिविलाइजेशन की तबाही के बीच सिर्फ यही वक्त बचा था। सोचिए, सदियों के कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस अचानक से एक धागे पर लटक रहे थे और घड़ी में बचे थे सिर्फ और सिर्फ 1.5 घंटे। सिचुएशन कितनी सीरियस थी ये 7 अप्रैल को बिल्कुल साफ हो गया। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने सोशल मीडिया पर एक ऐसी वार्निंग दी जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। या तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोल दो या फिर पूरी तरह से तबाह होने के लिए तैयार रहो। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने तुरंत इसे जेनोसाइड की धमकी बताया, जबकि यूएन सेक्रेटरी जनरल ने वार्निंग दी कि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करना इंटरनेशनल लॉ का खुला उल्लंघन है। अब आपको लग रहा होगा कि ये सब रातों रात हो गया, पर ऐसा नहीं था। 28 फरवरी को जब ये वॉर शुरू हुई तब से कई डेडलाइंस आई और गई। 21 मार्च, 28 मार्च, 6 अप्रैल, तेहरान ने इन सबको इग्नोर कर दिया। इसी लगातार डिप्लोमैटिक फेलियर ने 7 अप्रैल की उस आखिरी सबसे खतरनाक वार्निंग की नींव रखी थी। और ये सिर्फ लीडर्स के आपस की बहस नहीं थी, ग्राउंड पर इसकी एक बहुत ही दर्दनाक कीमत चुकाई जा रही थी। 50 दिन से ज्यादा चलने वाली इस जंग में 4000 से ज्यादा जानें जा चुकी थीं। इनमें से हर एक नंबर एक उजड़े हुए परिवार और बेघर हुए लोगों की कहानी बता रहा था। अगर हम इन नंबर्स को ध्यान से देखें तो इस ह्यूमन ट्रेजेडी का स्केल समझ आता है। रिपोर्टेड फिगर्स के हिसाब से सबसे ज्यादा नुकसान लेबनान में हुआ, जहां 2100 से ज्यादा जानें गईं। इसके ठीक बाद ईरान था, जहां 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। ये कॉन्फ्लिक्ट पूरे रीजन में आग की तरह फैल चुका था, जिसमें 26 इजरायली और 13 अमेरिकन ट्रूप्स ने भी अपनी जान गंवाई थी। जानी नुकसान के अलावा एक बहुत बड़ा इकोलॉजिकल खतरा भी सामने था। बुशहर, जो ईरान का एक लौटा फंक्शनिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उसके आसपास 4 बॉम्ब गिरे। ये ठीक वैसी ही सिचुएशन थी जैसी वार्निंग 2025 में कतर के प्राइम मिनिस्टर ने दी थी। अगर इस फैसिलिटी को थोड़ा सा भी नुकसान पहुंचता तो मैसिव रेडियो एक्टिव लीक हो सकता था, जो आने वाली कई जनरेशन्स के लिए गल्फ के पानी को जहरीला बना देता। न पानी, न मछलियां, कुछ नहीं। फिर आता है 3 अप्रैल का दिन, एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट। उस दिन तक अमेरिकन लीडरशिप ये दावा कर रही थी कि उनका ईरान के आसमान पर पूरा कंट्रोल है। लेकिन ये दावा तब टूट गया जब एक एडवांस्ड यूएस F-15E स्ट्राइक ईगल को मार गिराया गया। पायलट को तो जल्दी रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन वेपन सिस्टम्स ऑफिसर दुश्मन के इलाके में गायब हो गए। प्लेन से इजेक्ट करते वक्त उन्हें चोटें आई थीं, फिर भी वो 7000 फीट की ऊंचाई पर पहाड़ों के बीच छुपने में कामयाब रहे। वहां से उन्होंने एक छोटा सा लेकिन दिल दहला देने वाला इमरजेंसी रेडियो मैसेज भेजा, गॉड इज गुड। इस एक छोटे से मैसेज ने हिस्ट्री का सबसे कॉम्प्लेक्स रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। शुरुआत हुई CIA के एक डिसेप्शन कैंपेन से, जहां उन्होंने ईरान को गलत इंटेलिजेंस दी कि दोनों क्रू मेंबर्स ऑलरेडी सेफ हैं। जैसे ही उस एयरमैन की एग्जैक्ट लोकेशन पता चली, एयर स्ट्राइक्स के कवर में डेल्टा फोर्स और नेवी सील टीम 6 के सैकड़ों ऑपरेटर्स ईरान में उतरे और सक्सेसफुल एक्सट्रैक्शन कर लिया। लेकिन इस सक्सेस की कीमत बहुत बड़ी थी। रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स पर भारी फायरिंग हुई, एक A-10 वॉर्थॉग क्रैश हो गया और 2 ब्लैक हॉक्स बुरी तरह डैमेज हुए। सबसे शॉकिंग बात तो ये थी कि अमेरिकन फोर्सेस को अपने ही 2 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ईरान की जमीन पर जानबूझकर तबाह करने पड़े ताकि वो दुश्मन के हाथ ना लग जाएं। इस लेवल के एक्सट्रीम टेंशन के बीच 7 अप्रैल के इवेंट्स और भी शॉकिंग लगते हैं। आखिरी अल्टीमेटम खत्म होने में सिर्फ 90 मिनट बचे थे और तभी एक डिप्लोमैटिक चमत्कार हुआ। अचानक से 2 हफ्ते का सीज फायर अनाउंस हो गया। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इस सीज फायर को पाकिस्तान ने ब्रोकर किया था, अपने मिलिट्री चीफ और अमेरिकन प्रेसिडेंट के बीच एक डायरेक्ट बैक चैनल का यूज करके। इस ब्रेक थ्रू के बाद 11 अप्रैल को इस्लामाबाद में 21 घंटे तक लंबी पीस टॉक्स चली। ईरान ने टेबल पर एक बहुत बड़ा 10 पॉइंट प्रपोजल रखा। उनकी मेन डिमांड्स थीं, सारे सैंक्शंस तुरंत हटाए जाएं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर उनका कंट्रोल रिकॉग्नाइज किया जाए और यूएस मिलिट्री मिडिल ईस्ट से पूरी तरह बाहर निकल जाए। लेकिन बात कहाँ आकर अटकी? असली पेच फंसा न्यूक्लियर एनरिचमेंट पर,
डेडलॉक बिल्कुल साफ था। यूनाइटेड स्टेट्स की डिमांड थी कि ईरान अपनी सारी न्यूक्लियर एक्टिविटी 20 साल के लिए सस्पेंड करे, जबकि ईरान सिर्फ 5 साल के सस्पेंशन के लिए तैयार था। इन दो अलग अलग डिमांड्स के बीच की दूरी इतनी थी कि पीस टॉक्स वहीं पर पूरी तरह कोलैप्स हो गईं। डिप्लोमेसी फेल होते ही एक्शन तुरंत शुरू हो गया। यूएस नेवी ने ईरानियन पोर्ट्स का टोटल ब्लॉकेड कर दिया, यहां तक कि चाइनीज शिप्स को भी रोक दिया गया। ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स में अचानक से केओस फैल गया। 17 अप्रैल को ईरान ने डिक्लेयर किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला है, जिससे ऑयल प्राइसेस 10% तक गिर गए। लेकिन ठीक अगले ही दिन उन्होंने अपना डिसीजन रिवर्स करके इसे पूरी तरह से बंद कर दिया। अब इस ब्लॉकेड का असर सिर्फ वहां तक लिमिटेड नहीं था। इसकी इकोनॉमिक शॉकवेव्स ने पूरी दुनिया के न्यूट्रल ट्रेड नेटवर्क्स को पैरालाइज करना शुरू कर दिया था, जिसका सबसे बड़ा असर पड़ा इंडिया पर। इंडिया एक बहुत ही मुश्किल डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक सिचुएशन में फंस गया था। स्ट्रेट की तरफ जाने वाले 8 इंडियन फ्लैग्ड शिप्स को मजबूरन वापस लौटना पड़ा। मामला तब और बिगड़ गया जब 2 मिलियन बैरल इराकी ऑयल ले जा रहे एक इंडियन सुपर टैंकर पर ईरानियन गनबोट्स ने फायरिंग कर दी। देश की एनर्जी नीड्स पूरी करने के लिए इंडिया को बार बार यूएस से रशियन ऑयल खरीदने के वेवर्स मांगने पड़े, जो सिर्फ 16 मई तक के लिए लिमिटेड थे। देखिए, ये क्राइसिस अब सिर्फ वॉशिंगटन और तेहरान के बीच नहीं था। एक ही वक्त पर कई और रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी शुरू हो गए थे, जिसने इस ऑलरेडी वीक सीज फायर को और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया। एग्जाम्पल के लिए, सीज फायर अनाउंस होने के कुछ ही घंटों बाद इजराइल ने लेबनान पर 100 से ज्यादा डेडली स्ट्राइक्स लॉन्च कर दी और कहा कि लेबनान यूएस ईरान अग्रीमेंट का हिस्सा नहीं है। साथ ही इजराइल ने एक कानून पास किया जिसमें टेररिज्म ऑफेंसेस के लिए मौत की सजा तय की गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये लॉ स्पेसिफिकली वेस्ट बैंक के पैलेस्टीनियंस पर अप्लाई किया गया। इन सारे पैरेलल एक्शंस ने रीजनल टेंशन में आग में घी का काम किया। ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स और टेंशन्स हमें एक बहुत ही क्रिटिकल डेट पर लाकर खड़ा कर देते हैं, 22 अप्रैल 2026। ये वो दिन है जब उस 90 मिनट मिरेकल सीज़फायर का वक्त पूरी तरह खत्म हो रहा है। ये वो डेडलाइन है जिस पर आज पूरी दुनिया की नज़रें टिकी हैं। और ये सब हमें एक सबसे बड़े और आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या इस क्लॉक के रुकने से पहले कोई परमानेंट डील हो पाएगी? और अगर वॉशिंगटन और तेहरान के बीच कोई डील हो भी जाती है, तो क्या बचा हुआ पूरा मिडल ईस्ट इन शर्तों को मानेगा? ये डिप्लोमैटिक धागे इतने उलझ चुके हैं कि इस पूरे रीजन का फ्यूचर अभी भी हवा में लटक रहा है। तो आपका इस पर क्या सोचना है?